Hi, a very good evening to all of you. Today I have come here to discuss a strategy for prelims 2024. प्रीलिम्स जो है सबसे बड़ा घमासान होता है। 12 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आती है, उसमें सिर्फ 12,000 लोग ही मेंस लिखने वाले हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कैसे हम उस 1% का पार्ट बने। आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स 6 टाइम्स और हर बार क्लियर करने में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मेरी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर थी। और आप सब लोगों को मैं स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। आप सब लोग आराम से 15 to 20 मिनट्स इसमें डिवोट करिए एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ। एक चीज को और आप लोग ध्यान रखेंगे, जो चीज आपको लगे कि हाँ ये आपसे हो पाएगी वो आप जरूर करना, ठीक है। और जहां आपको लगे नहीं मैं ऑलरेडी इससे अच्छा काम कर चुका हूं अपने लिए, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो डोंट फॉलो इट 100%, बट कुछ 50-60% आपके लिए कुछ यूजफुल चीज इसमें से निकल जाएंगी। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं अपना टारगेट क्या है, हमारा कट ऑफ कितना जा रहा है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी कट ऑफ देखोगे तो देयर इज अ स्टीप डिक्लाइन। एक टाइम पे 2016 में 116 कट ऑफ था एंड प्रोबेबली उसने ईगो हर्ट कर दिया यूपीएससी का, राइट। और उसके बाद से अब हम 100 के ऊपर तो कभी पहुंच ही नहीं पाए एंड इवेंचुअली अगर हम सिर्फ लास्ट 3 साल का देखें तो 90 मार्क्स भी एक तरीके से ठीक ठाक लगता है कि भाई हाँ इसमें अपना पास हो जाएगा। हाउएवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी की जो की होती है और जो कि हम सोचते हैं पेपर देने के बाद उसमें थोड़ा सा मिसमैच होता है, तो थोड़ा सा रूम होना चाहिए। तो हम हमेशा टारगेट लेके चलना चाहिए कि एटलीस्ट 95 प्लस हमारा बनना चाहिए स्कोर। उसमें हमारे जो चांसेस हैं एज पर लास्ट 3 ईयर्स वो इंक्रीज हो जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर पेपर थोड़ा सा ईजी साइड में आता है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही समझना पड़ेगा। बाद के एनालिसिस से नहीं समझ में आएगा कि हाँ इजी था इसलिए बढ़ गया। बिकॉज सेम थिंग हैपेंड इन 2016। 15 में कट ऑफ कम था बट 16 में एकदम से इंक्रीज हो गया था बिकॉज पेपर वाज ऑन द इजियर साइड। तो उस टाइम पे आपको अपना जितना बेस्ट कर तरीके से कर सकते हो उस तरीके से आपको करना। बट एनीवे विल बी इंश्योरिंग कि यार 95 मार्क्स तो आना ही चाहिए। नाउ जब हम स्ट्रेटजी का बात करते हैं तो क्या क्या चीजों का बात करेंगे। दैट वी हैव 75 डेज। इन 75 डेज वी हैव टू डिवाइड इनटू 3 फेजेस। तो फेज वाइज प्रिपरेशन का बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट रिवीजन। प्लीज माइंड इट, अगर इस टाइम पे आप जरूरत से डाइवर्सिफिकेशन के पीछे भागेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। और रिवीजन किस तरीके से करना है कि वो इफेक्टिव रहे, विल टॉक अबाउट दैट। देन विल टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज कि टेस्ट कितना देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, एनालिसिस कैसे करना चाहिए। बिकॉज देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस। बहुत सारे लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, अराउंड 70-80 टेस्ट भी देते हैं बट पास नहीं कर पाते। उसके लिए एक बार आपको बताऊंगा क्या सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, लर्निंग फ्रॉम पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज एक तरीके से देखो यूपीएससी की हाथ रेखा है। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे कि भाई किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें उसको फॉलो करना है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, मैनेजिंग सीसैट पेपर। हाँ 67 मार्क्स चाहिए है ना, 30% 33% के आसपास मार्क्स चाहिए। बट ये 33% मार्क्स भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना उस पेपर के अंदर बैठने के बाद, दूर से बड़ा आसान लगता है कि क्वालिफाइंग पेपर है, 67 मार्क्स लेके आने हैं, बाद में हमारे 50 नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट अलाउिंग अस टू रीच आवर पोटेंशियल। हम अपना पूरा जो 1 साल की मेहनत कर रहे हैं पूरी खराब को हम, दिस पॉइंट नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। नंबर 6, हाउ टू हैंडल करंट अफेयर्स। बिकॉज देखो रफली अगर आप रेशियो देखोगे तो 65 to 70% आपका थियरी पार्ट आ रहा है, स्टैटिक वाला पार्ट है, 30-35% डिपेंडिंग अपॉन द ईयर वो आपका करंट अफेयर्स से आ रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। एंड फाइनली, हाउ टू स्टे रिलैक्स ड्यूरिंग दिस फेज, है ना। ये पूरी जो फेज है 75 डेज का, इसमें रिलैक्स कैसे रहें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे तो प्रोडक्टिविटी खराब होने लग जाती है, एंग्जाइटी सब कुछ खराब कर देगी। उसके बाद में भी बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट वन आफ्टर दी अनदर। सो पूरी जो स्ट्रेटजी होगी अपनी 75 डेज की 4 पिलर्स के ऊपर डिवाइडेड की हुई है हमने। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, क्या हमारा सिलेबस है उसको किस तरीके से समझना है। सेकंड, विल टॉक अबाउट सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। विल टॉक अबाउट रिविजन, रिवाइज पीरियोडिकली, क्यों हर 3 दिन में करेंगे तो उसका ज़्यादा लास्टिक इम्पैक्ट रहता है। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट सॉल्विंग द यूपीएससी पीवाईक्यू। तो देखो ये 4 हमारे मेजर पिलर्स हैं और इनके बेसिस पर ही हमने पूरी स्ट्रेटजी को डिस्कस करना है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो अगर हम ओवरऑल देखें क्या क्या हमारे सिलेबस का पार्ट बनने वाला है, इट विल इंक्लूड पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, करंट अफेयर्स एंड फाइनली सीसेट। पहले 8 पिलर्स जो है वो आपके पेपर 1 में है और जो लास्ट पिलर है ये आपका पेपर 2 का है। तो अगर आप ठीक से एनालाइज करें पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी, इफ यू मर्ज दीज 3, roughly 45 to 50 question every year irrespective of the year, they're coming from these 3 only. पॉलिटी थोड़ा सा इजियर साइड में रहता है सब्जेक्ट, अगर हम सब देखें हम सब लोगों को पता है कि इसको हैंडल किया जा सकता है।
बट सम न्यू कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। जो गवर्नेंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, पुलिस से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, लीगल टर्म्स से रिलेटेड, वो आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन करंट अफेयर्स फॉर दैट पार्ट, वो करंट अफेयर्स में मोस्टली नहीं होता है। हिस्ट्री में यू हैव सीन कि मॉडर्न इंडिया के काफ़ी कम क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, बट आई वुड नॉट एडवाइस कि उसको छोड़ के चले जाओ, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एंशिएंट एंड मिडिएवल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर दे आर ऑल्सो कमिंग इन हिस्ट्री। इकोनॉमी को अगर आप देखो तो लगभग 50-50 पार्ट है। 50% पार्ट आपका स्टैटिक पार्ट से आता है, ठीक है, एंड 50% आपका करंट अफेयर से आता है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इफ वी कंपेयर जस्ट अलाइन विद दीज टू, ज्योग्राफी इज ऑलवेज ऑन द इजियर साइड, है ना। इसमें मैपिंग का कंपोनेंट बहुत बड़ा है। मैपिंग आपकी बहुत सारे एरिया से मिलजुल कर आती है, जिसमें आपका जीएस का पार्ट अगर हम देखें तो इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन, प्लेसेस इन न्यूज़, वो वाला पार्ट भी यहाँ पर साथ में आ जाता है। तो उसको आपको ठीक से करना पड़ेगा, रिलेटिवली ईजियर साइड। एनवायरनमेंट इज द टफेस्ट पार्ट। अगर हम पिछले कुछ सालों का देखें, अगर उसके इजी वाली साइड देखें तो लेजिस्लेटिव वाला पार्ट इजी है, कन्वेंशंस वाला पार्ट इजी है, बट बाकी जो पार्ट आता है फ्लोरा फोना वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में रहता है। बहुत ज़्यादा केबीसी वाले क्वेश्चन आने लग जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। साइंस एंड टेक, व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट 4 years, टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस है, बट कभी कभार बेसिक साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आईआर में जैसे मैंने आपको बात किया, आईआर इज़ वेरी डाइवर्स इन नेचर। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन ऑल्सो, बायलैटरल रिलेशन क्वेश्चन ऑल्सो, सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑल्सो, कि कोई इकोनॉमी रिलेटेड आईआर का क्वेश्चन आता है, कभी मैपिंग वाला पार्ट तो इससे आता ही आता है। एंड करंट अफेयर्स का अगर हम ओवरऑल बात करें तो करंट अफेयर्स में इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना, आपको इकोनॉमी के ऊपर बात करना है, साइंस एंड टेक के ऊपर बात करना है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। एंड फाइनली सी सेट में देखो 3 चीज़ें हमारे पास, एक हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, मैथमेटिक्स वाला, एक रीजनिंग वाला पार्ट, एंड फाइनली कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट दैट वी हैव सीन ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, बट अदर देन दैट जो बाकी दोनों पार्ट हैं वो उतने ईजी नहीं है। रीजनिंग फिर भी रिलेटिवली ईजी इन कंपेरिजन टू एप्टीट्यूड, एंड देयर यू हैव टू मेक अ प्रॉपर लिस्ट। On the channel of Prep Career you will find lots of strategic session for all these subjects. So please उन strategic sessions को एक बार देख लीजिए। हमने PYQ भी डिस्कस किए हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो भी पूरा ढंग से डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करने वाला, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर वी एंश्योर दैट जो हमने पढ़ लिया है या जो हमने रिवाइज करना है उसको कैटेगराइज करें, rather than talking about the बुक लिस्ट। बुक लिस्ट का अब टाइम 2024 के लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रायोरिटाइज द प्रीलिम सिलेबस। इसको प्रायोरिटाइज करना देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? हर सब्जेक्ट के अंदर देयर आर सम, यू हैव टू ईयरमार्क सम हाई इल्ड टॉपिक्स, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री। जैसे आप सबको पता है हिस्ट्री में बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आना ही आना है ना, कुछ भी वहाँ से आएगा ही आएगा। कुछ मैपिंग के क्वेश्चन वहाँ से भी आने लग गए हैं हिस्ट्री के पार्ट में। तो हमें हर सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटी में हमें पता है कि हाँ 5th और 6th शेड्यूल से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इकोनॉमी में हमें पता है कि हाँ इन्फ्लेशन रिलेटेड टॉपिक्स आते ही आते हैं। तो प्लीज़ ईयर मार्क दैट, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज देखो हमें पेपर पास करना, हमें सब्जेक्ट का पीएचडी नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपको, जो भी आप सब्जेक्ट को अब रिवाइज करना शुरू करोगे या थोड़ा बहुत अगर पढ़ना भी रह गया तो इसको सबसे पहले कर लीजिए। बिकॉज अगर ये आप नहीं करेंगे ना तो एक दिक्कत आएगी इसकी वजह से। यू विल बी रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, बट एग्जाम स्पेसिफिक वाली चीज़ को आप कम फोकस कर जाओगे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू इन द एग्जाम हॉल। वो परेशान करेगा आपको अननेसेसरली। नेक्स्ट, डू नॉट लीव डिफिकल्ट एरियाज फॉर लास्ट मंथ, है ना। ये हमें इसलिए जानना है बिकॉज अगर हम ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ देंगे मई के लिए तो या फिर बहुत ज़्यादा हमारा होपलेस हो जाते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट दे आर वेरी वीक इन इकोनॉमिक्स एंड दे थिंक दैट चलो बाद में कर लेंगे, बाद में देखो नहीं होगा। सिमिलरली इज विद सी सेट, अगर आप सोचोगे उसको बाद में करेंगे तो वो भी आपको नहीं करना है। एंड फाइनली कवर ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी हमने सब्जेक्ट्स की अभी आपको लिस्ट दिखाई है आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। आईआर का 2020 के आसपास बहुत कम मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आए थे आईआर से। तो अब नेक्स्ट ईयर यूपीएससी ने उससे 10 क्वेश्चन डाल दिए। एक बार मैपिंग से कम आए, नेक्स्ट ईयर फिर से 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से आने लग गए। तो हम क्या करें, क्या समझें इस पूरी चीज़ से? इसीलिए मैंने आपको ये समझाया कि भाई स्ट्रेटजी में 3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। नंबर 1, हाई यील्ड टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो, उनकी रिवीजन अगर बाकियों की 2 टाइम करते हैं तो उनकी 5 बार होनी चाहिए। क्यों? मार्क्स इसी से बढ़ेंगे आपके। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है और वो तभी होगा जब हमारी उसके ऊपर मास्टरी आएगी। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, हम इसके लिए एक स्पेसिफिक लिस्ट निकालेंगे हर सब्जेक्ट के लिए एट प्रेप करियर, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए और आपको वो लिस्ट इजीली डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम आपको अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं। सेकंड, डोंट लीव, जैसा हमने बात कर लिया, प्लीज
ऐसा मत करना जो भी आपको एरिया डिफिकल्ट लगता है। बाकी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री काफ़ी को डिफिकल्ट लगता है, तो अगर आपको हिस्ट्री में दिक्कत है, हाँ प्रेप करियर पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। टाइटन एक ऐसा कोर्स है जो कि जो भी स्टूडेंट करता है उसको समझ में आता है कि हाँ इससे मेरा फाइनली हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो जिसमें भी आपको दिक्कत है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, अच्छे इंस्टीट्यूट का उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक कम से कम कोर्स ले लीजिए। चाहे उसकी 5 क्लास हो चाहे 10 क्लास हो, वो अभी हैंडल हो जाएगा मार्च के अंदर ही, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। पूरा टेंशन, जब हम बात करते हैं ना फियर की, फियर डेवलपमेंट कैसे होता है? फियर डेवलपमेंट होता है व्हेन वी रियलाइज इनकंसिस्टेंसीज विद इन आवरसेल्फ, कि हमें जो प्रिपेयर करना था हमने नहीं किया और हमें भी डर लग रहा है उसकी वजह से। उसको इसीलिए अगर आप ठीक से स्ट्रेटेजाइज करोगे तो अभी से वो कम हो जाएगा। प्लीज़ कवर ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को जीरो नहीं पढ़ के जाना है, ये आप बहुत क्लियरली अपने आप को समझ लीजिए। इनफैक्ट इन यूपीएससी देयर इज अ स्विंग सब्जेक्ट स्ट्रेटजी विच इज गोइंग ऑन। किसी भी एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा एकदम से क्वेश्चन डाल देते हैं और हम सब लोग फिर परेशान होते हैं कि भैया तो बहुत ही नया कुछ हो गया। तो वो नया होना ही है, ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। और इस एग्ज़ाम में अगर आप ये सोच के जाएंगे कि इस बार आसान आ जाएगा, उस बार आसान आएगा, कुछ आसान नहीं आने वाला। हर बार एक नया ट्रेंड निकल के आता है। बट हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, एंड वो आप लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट। नेक्स्ट, देन इवेंचुअली जब भी हम बात करते हैं फेजेस की, अगर हमारे पास अभी 75 डेज हैं, तो 75 डेज को अगर मुझे अभी प्रिपरेशन करनी होती तो मैं कैसे करता? मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता। फेज वन में जितना भी हमारा बेसिक बुक का मेरा रीडिंग बचा हुआ है, करंट अफेयर्स मेरा जो बचा हुआ है, सेक्शनल टेस्ट जो करना है, एज वेल एज सीसेट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट में सबसे पहले पकड़ता, दैट इज एप्टीट्यूड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डिफिकल्ट पार्ट को मार्च या बाय 15 अप्रैल खत्म करने की कोशिश करो, बाद में नहीं करना है। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा एंग्जाइटी इज गोइंग टू इंक्रीज। दैट्स वाई फर्स्ट 40 डेज इन पे फोकस करो। सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट इसलिए देना जरूरी है बिकॉज आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी नॉलेज समझ में आ जाएगी, गलतियां समझ में आ जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। अगर ये चीज आप बाद में करोगे, ओके, कि सीधा फुल लेंथ में देखो क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट आर गोइंग टू बी लिमिटेड, जस्ट लाइक इन यूपीएससी। वहां पे पॉलिटी के सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें पता थोड़ा ना कितना पॉलिटी हमने कवर कर लिया है, एंड दैट्स व्हाई इट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेज 2, अगले जो 20 दिन है उसमें हम फोकस करेंगे फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर, बिकॉज हमें ये भी देखना कि हाँ चलो हमने सेक्शनली अपने आप को टेस्ट कर लिया, फुल लेंथ में अब कैसा हो रहा है। देन यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन रिविजन इन दिस फेज, एंड फाइनली सीसेट का जो बचा कुचा सिलेबस है, ठीक है, जिसमें चाहे रीजनिंग वाला पार्ट हो चाहे उसमें आपका फाइनली कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो, वो आपको इसके अंदर फिनिश कर लेना है। 15 दिन पहले हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि चलो आज के आज अगर 2 हफ्ते पहले भी पेपर शिफ्ट हो गया तो भी हम उसको कवर कर सकते हैं। दिस शुड बी द कॉन्फिडेंस विद विच यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। तो पूरा जो 75 डेज है आप 60 डेज लेके ही चलो कि मुझे 60 डेज में ही सब कुछ कवर करना है। कई बार क्या होता है, देखो हेल्थ खराब हो जाती है, आप 75 पर डे की प्रोडक्टिविटी सेम कभी नहीं रहने वाली है, इसलिए हमेशा 2 4 5 दिन का मार्जिन लेके चलो। हर एक दिन का कभी भी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। एंड फाइनली लास्ट में हम फोकस क्या करेंगे, फिर से रिवीजन पे। उस टाइम पे फुल लेंथ टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, वो अननेसेसरी कुछ उल्टे पुल्टे क्वेश्चन कोई इंस्टीट्यूट आपसे पूछ लेगा, आप कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है उसकी वजह से। तो हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, शांति से रिवाइज करेंगे अपना बेसिक बुक्स को, और सीसेट को फिर से रिवाइज करेंगे, जितना भी हमें आता है एप्टीट्यूड के फॉर्मूलाज वगैरह उसको एनालाइज करेंगे। और दिस इज हाउ यू हैव टू स्पेंड योर नेक्स्ट 75 डेज। वाइल डूइंग सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक डेली शेड्यूल बनाएं। डेली शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि आप पर डे क्या करने वाले हैं। देखो, हमें ये नहीं सोचना कि 40 दिन का एकदम से शेड्यूल बन जाएगा, नहीं, आपको डेली बेसिस पे भी उसको तोड़ना पड़ेगा कि हाँ आप पर डे बेसिस पे एक कवर कर सकते हो एक सब्जेक्ट को अच्छे से। जैसे मेरा स्ट्रेटजी रहता है कि आई यूज टू कवर 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे, क्योंकि मुझसे एक सब्जेक्ट बहुत लंबा पढ़ा नहीं जाता, वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, और फिर कई बार लगता है कि इतनी बार पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स में से क्या अब नया क्या है। दैट्स व्हाई यूज टू गो फॉर 2। तो वो आप अपने हिसाब से 1 या 2 कर सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, यू टेक ओनली दोज थिंग्स फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी विच आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू फील लाइक नहीं मेरा तरीका कुछ और है तो यू कैन प्लीज स्टे विद दैट, है ना। उस टाइम उसको चेंज, अच्छी चीज़ों को कभी चेंज नहीं करते। सेकंड, पर डे बेसिस पे आप अपना जो करंट अफेयर है उसको पढ़ सकते हो, उसको नोट्स बना सकते हो। अगर आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत है, वी अगेन हैव अ वेरी गुड प्रोग्राम फॉर दैट, राइट। तो जिसमें हमारा प्रीलिम्स का पूरा करंट अफेयर कवर हो रहा है, इंक्लूडिंग स्टैटिक पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो सबसे अच्छा तरीका है इस पूरे पार्ट को कवर करने का। तो वहाँ अगर आपको दिक्कत तो आप कर सकते हो। सीसेट के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर PYQs ऑल्सो। अगर आपको PYQ स्पेसिफिक पार्ट कवर करना है तो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ इट। एंड फाइनली टेस्ट सीरीज एंड PYQ सॉल्विंग। देखो ये आपको करना ही पड़ेगा, डेली बेसिस पे थोड़े से PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और हम कौन से PYQs पे फोकस करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
देखा, यही तो जरूरत है। तभी तो हमें सबसे पहले ये निकालना है किस एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, देन यू बिकम इनविंसिबल। तो एक बार समझ में आ गया, हाँ चलो ठीक है, इस सब्जेक्ट से हिस्ट्री में से ये 12 थीम है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आने वाला है, तो इनको सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, उन्हीं के पीवाईक्यूज को प्रायोरिटी में ले लेते हैं। पीवाईक्यूज में भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सारे पीवाईक्यूज मस्ट सॉल्व करना। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं तो आप ऐसे भी कवर कर लोगे, सिर्फ 2013 तक वाले को कवर कर लो। पॉलिटी में कवर करो, फायदा मिलेगा, लेकिन पॉलिटी में जो नई तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो अब आपके पीवाईक्यू से सॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज वो वहां तो पहले आते ही नहीं थे। हिस्ट्री मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यूज, तो वहां आप चाहे पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपको फायदा ही होने वाला, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। मैपिंग, यस अगेन वन मोर एरिया वेयर द रेपिटेशन इज वेरी हाई, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। तो पीवाईक्यूज में अपना एक एरिया बना लीजिए कि यार इन चीजों को हम करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक योर डेली शेड्यूल, है ना। 75 डेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद पर डे बेसिस पे आपने ये बना लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द फेज यू आर इन। ये हमने मोस्टली फेज 1 के हिसाब से किया, जिसमें आप 40 डेज में बाकी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करोगे। देन please try to understand that when you give test, don't be passive in nature. Passive test solving will not help you कि आपने पेपर किया ABCD करके पूरा 1 से लेकर 100 तक अपना चेक कर लिया, मेरे 80 मार्क्स आ रहे, मेरे 100 मार्क्स आ रहे, मेरे 60 मार्क्स आ रहे, दैट इज irrelevant, उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मार्क्स इज नॉट द पैरामीटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मोस्ट बिगेस्ट parameter for you is conceptual clarity. Second number, how you're able to recall what you have studied, and number 3 even more precisely कि कहीं पे जहाँ लॉजिकल गेस लेना होता है वो ठीक होता है या फिर नहीं होता है, एंड दैट टू इन वेरियस सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट में सही हो रहा है और किस सब्जेक्ट में सही नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज ऑल अबाउट, and this is the biggest problem with majority of the students. They are not able to understand कि हमें पास कैसे होना है। सिर्फ पढ़ाई करने से, कुछ रैंडम टेस्ट करने से पास नहीं होगे आप, इसके ऊपर फोकस करिए प्लीज। अगर आप दिन में टेस्ट देते हो तो उसको एनालाइज करने में आपको 1.5 टाइम्स लग जाता है कई बार। जब भी मैं टेस्ट देता सेक्शन टेस्ट, मेरा फोकस है तभी मेरी गलती क्यों हो रही है, बिकॉज गलती करने के बाद 2 चीजें पता चलती है। नंबर 1 रिविजन प्रायोरिटीज की रिवाइज करना क्या चीज है, एंड सेकंड अगर आपको पढ़ने के बाद भी बार बार गलती हो, इट मीन्स योर कंसेप्ट्स आर वीक, यू हैव टू फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट मोर देन अदर्स। दिस इज हाउ वी बिकम वेरी प्रैक्टिकल व्हेन वी सॉल्व द टेस्ट सीरीज। सो नंबर 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, डोंट बी लेजी, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज डोंट बी लेजी। व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम लेजी इन दिस, एग्जाम में जाके हर्ट करेगा, और यही है जिससे कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आप एनालिसिस करना सीख गए, तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना सीख गए, तो दिक्कत आएगी नहीं। सेकंड, फोकस ऑन कंसेप्ट। इनिशियली आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, कंसेप्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपको मॉनसून का कंसेप्ट समझ में आता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपको सॉइल्स के बारे में सारी बेसिक नॉलेज पता है तो सॉइल्स वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपको ट्रिब्यूटरीज पता है तो वो भी गलत नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री में अगर आपको पॉलिटी के बारे में पता है अच्छे से पूरे एंशिएंट इंडिया की, तो पॉलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर वो होते रहेंगे तो फिर देखो कोई फायदा ही नहीं है। हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आउटकम नहीं आने वाला है। That's why we have to focus on number 3, identify the nature of mistakes. किस तरीके के मिस्टेक्स कर रहे हैं हम लोग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो आप सब लोग परेशान ही रहोगे। कैसे करेंगे उसको रेक्टिफाई, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो, ठीक है, तो मुझे पर्सनली 4 तरह की कैटेगरीज लगती हैं जो एक पेपर में हो सकती हैं। लाइक नंबर 1, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो हमें अगर मान लो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इज नोन एज मॉनसून, तो पता है आपको, हाँ कॉन्फिडेंट कि यार ये गलत होगा, तो उसके बाद तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या करेंगे अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है, बिकॉज देखो 88 से लेकर 90 कट ऑफ जा रहा है, 30 से 35 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे होते हैं जिसमें आप इजिली कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ इसका आंसर मुझे पता है, या इन्फ्लेशन कम करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए बाय आरबीआई। वो जो लॉजिकल बेसिक लेवल क्वेश्चन है वो सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं, कॉन्फिडेंट वाले में आते हैं। कई बार क्या होता है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो एक स्टेटमेंट आता है दूसरा नहीं आता, तो थोड़ा 50-50 वाला पॉइंट आता है, तो डाउट राइज होने लग जाता है, तो उसके आगे आप 2 पॉइंट कर सकते हो। जब आप कर रहे हो ना सॉल्व, तभी अभी से करना, लास्ट एग्जाम में डायरेक्टली करोगे कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम 15 टेस्ट इस फिलॉसफी के ऊपर करोगे तो फायदा मिल जाएगा आपको। तो सेकंड क्या होगा, डाउटफुल, उस कैटेगरी को आगे 2 लिखो, और जब आप पेपर को एनालाइज करोगे, यार मेरा डाउटफुल कैटेगरी में था, लेट मी सी कि इसका आंसर सही हुआ कि गलत हुआ। अगर सही हुआ तो यू हैव टू चेक कि दैट योर रीजनिंग इज गोइंग ऑन द राइट पाथ,
And if it is wrong, it means whatever you were thinking is not on the right plane with respect to this question. तो उसको हमें फिर थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, अपने मेंटर से मिलिए, फैकल्टी से मिलिए कि ये इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, ताकि आपका सोचने का तरीका हम और रिफाइन कर सके. थर्ड, दिस इज द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसको हम आइडिया बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं. आइडिया का देखो क्या होता है ना, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा होता है कि मतलब अगर आपने वो पकड़ ली वो चीज़ तो आंसर निकल जाता है. जैसे कि मान लीजिए एक बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सन टेम्पल्स, है ना, उसमें एक ओमकारेश्वर टेम्पल. अब ओम वर्ड आपको पता है इट इज लिंक्ड विद शिवा. इवन दो यू मे नॉट हैव हर्ड अबाउट दिस टेम्पल प्रीवियसली, बट यू जस्ट यूजिंग द नेम्स, है ना, एटमोलॉजी को यूज करके आपने उसका आंसर निकाल लिया. और ऐसे कई 2-4 क्वेश्चन रहते हैं देखो हर साल. कई बार वो आपसे एक बेसिक टर्म का मीनिंग पूछता है, 4 नीचे ऑप्शन दिया था कि इसका मतलब है, जैसे ग्रीन वॉशिंग, है ना, कि ग्रीन वॉशिंग जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है क्या ना, ऐसे ग्रीन वॉशिंग यूज कर लिया. 4 में से एक आंसर निकल रहा था ऑन द स्पॉट पढ़ाई करके. ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, बेसिक कॉमन सेंस बेसिकल होते हैं, उसको हम किस में डाल देते हैं, आइडिया बेस्ड में. इनके बारे में नेसेसरली नहीं हो सकता आपने कभी पढ़ा हो, राइट, तो उसको आप ये रख सकते हैं. फाइनली, इन एवरी पेपर देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आर नॉट गोइंग टू बी फिजिबल इन द राइट स्पेस. उस टाइम पे आप नहीं कवर कर पाओगे. सो मेक श्योर उन क्वेश्चंस के आगे आप 4 लिखो. तो मेरा टारगेट ये रहता था कि भाई अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम के अंदर आई हैव टू डू एटलीस्ट 1 स्कैनिंग ऑफ होल पेपर. उस पूरे 100 क्वेश्चन में से मुझे ये कैटेगरीज निकालनी थी, और फर्स्ट में मैं कोशिश करता था कम से कम 40 क्वेश्चन वहां पर आ जाए. आई वॉज अ बिट स्ट्रॉन्ग बिकॉज मेरे किसी भी सब्जेक्ट के कंसेप्ट वीक नहीं थे. तो मेरे को इस चीज़ का बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरा वीक नहीं है कोई भी, एटलीस्ट जितना बेसिक स्टूडेंट कोई और करेगा उतना मैं भी कर लूँगा. दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर मोर देन 120 मार्क्स रिपीटेडली. 120 क्या 140 तक भी गए हैं रिपीटेडली. एंड दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर. दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस विच आई यूज टू फॉलो. इसमें कोई इमोशन का पार्ट नहीं था कि यार मुझे एक पेज पे अगर 5 क्वेश्चन में 2 लिखना पड़ रहा है, 4 लिखना पड़ रहा है. इट्स ओके, इट्स फाइन, बिकॉज इन एवरी सेट ए बी सी डी देर कुड बी डिफरेंट काइंड, है ना. 25-25 क्वेश्चन का सेट बन जाता है. कई बार एनवायरनमेंट का अगर आपके पहले 25 क्वेश्चन आ गए तो आधा तो कॉन्फिडेंस वहीं पे कम हो जाएगा कि हाँ यार ये वाली चीज़ तो नहीं आ रही. मेरे साथ हुआ था एक बार, है ना. तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. प्लीज एनालाइज योर टेस्ट, उसमें ये फिलॉसफी लगा के देखो और इसके बेसिस पे देखो कि आप कैसे इंप्रूव हो रहे हो. ओके, एंड प्लीज मेक श्योर आपको अगर अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए तो हम लोगों के पास बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है प्रेप करियर आईएएस. एंड दिस टेस्ट सीरीज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस ईयर बिकॉज पूरा फोकस तरीके से ऑप्शन के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर हमने इसको बनाया है विद द इनपुट्स फ्रॉम मी. दैट्स वाई माई टीम, है ना, जो पूरी प्रेप करियर आईएएस की टीम है वो बहुत अच्छे से उसके अंदर डिलीवर कर पाई है. एंड स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग इट कि भाई हाँ ये करके तो हम अच्छा परफॉर्म कर ही देंगे. तो एटलीस्ट यूपीएससी के लेवल तक हम आपको पहुंचा देंगे, बट आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी साइड बाय साइड. देन अब बात रही रिवीजन की. देखिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ मेक श्योर आप रिवीजन करिए, बट रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए. लेट जस्ट टॉक अबाउट फॉर 2 मिनट्स. नंबर 1, इंक्लूड की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॉक्स. तो जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, सपोज आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन में कुछ क्रूशियल अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी, वो आपने देखा भी कि हाँ ये मुझसे गलती भी हुई है, ठीक है, तो उसको आपने एक नोटबुक बना लिया और उसमें लिख दिया सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके 4-5 पार्ट में डिवाइड करके. बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स बनाने की जरूरत है, चाहे 1 लाइनर चाहिए तो सिर्फ उतना ही बोरो करो उससे. Suppose sometimes what will happen that one information is directly given in a standard book like Lakshmikant, while the second information was a bit new. तो सिर्फ सेकंड इन्फॉर्मेशन को कैच करो, ये नहीं कि पूरा उसको फिर से नोट्स बना दे. देखो बहुत सारे बच्चे सिर्फ नोट मेकिंग के चक्कर में फंस जाते हैं, पता नहीं मतलब वो मेंटालिटी क्यों है इतनी ज़्यादा. सेकंड, यूपीएससी पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करोगे, जिन एरिया से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं टाइम एंड टाइम अगेन, है ना, तो उन पीवाईक्यूज का छोटा मोटा आप वहाँ पे क्रक्स लिख सकते हो. एंड नंबर 3, whenever you go for revision, focus on active revision. जैसे मान लीजिए आंखें बंद करो और सोचो खुद से कि हाँ चलो ठीक है, कितने सॉइल टाइप्स हैं, किस में कौन कौन सा मिनरल अवेलेबल होता है, किसकी उसमें डेफिशिएंसी होती है, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ विच कैटेगरीज ऑफ सॉइल्स, है ना, और कौन कौन से एरिया में कौन कौन से रिवर्स हैं, तो रिवर्स की वजह से क्या इम्पैक्ट रहा है ऑन द सॉइल फॉर्मेशन इन दीज एरियाज. तो जैसे हमने ये एक्टिव रिकॉल किया तो इवेंचुअली वी आर एबल टू सी कि हाँ ठीक है मेरा कंसेप्ट क्लियर है. Similarly,
ये चीज़ आप जो अगर मान लो अभी भी न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप करना चाहो तो नेक्स्ट अराउंड 40 डेज तक तो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। उसमें भी आप कोई भी कीवर्ड आता है उसको भी आप सोचो कि हाँ मैंने ये पढ़ा कहाँ पे, कैसे किस तरीके से क्या आंसर होगा। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज एक्टिव रिविजन। इसको आप ज़रूर करो। रात को सोने से पहले आधा घंटा है ना, उसको आप दे सकते हो एक्टिव रिविजन के लिए कि जल्दी जल्दी देख लिया कि हाँ ठीक है मेरे को सारी चीज़ें याद हो गई हैं। तो इससे क्या होगा, जितना भी मॉक आपने दिए हैं उसकी किसी की भी नॉलेज वेस्ट नहीं होगी, PYQs की वैल्यू भी आपके सामने रहेगी। और जो अगर आपने शॉर्ट नोट्स और बनाए हैं उसको आप यूटिलाइज करके अलग से एक्टिव रिविजन कर सकते हो, है ना। जैसे हमने यहाँ लेके भाई है ना, स्टेप 1 क्या है, बस रिपीट करना है इस चीज़ को। इस एग्ज़ाम को पास करने का सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि आप रिपीट करते रहिए, इवेंचुअली यू विल गेट द होल्ड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। दिस इज समथिंग विच वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ओके, देन वी हैव दिस प्रोग्राम नोन एज प्रीलिम्स यूएसपी। तो इसमें पूरा आपके सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को हमने बहुत ब्रीफ में अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। यू कैन बिकम ए पार्ट ऑफ इट इफ़ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। यू कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ मैपिंग सीरीज फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज देखो मैप का लगभग 10% जितने क्वेश्चन हैं 100 में से वो यहीं से आ रहे हैं, तो इसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। वी हैव यूपीएससी PYQ सीरीज ऑल्सो, PYQ सीरीज विच इंक्लूड CAPF CDS एज वेल एज अपना सिविल सर्विसेज तो है ही उसके अंदर, ताकि सारा यूपीएससी का एनालिसिस एक जगह आपको मिल जाए। देन वी ऑल्सो हैव टेस्ट सीरीज, वी ऑल्सो हैव द प्रीलिम्स करंट अफेयर सेशन। तो जितना भी प्रीलिम्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारा हमारे पास यहाँ पे। CSET स्पेसिफिक कोर्सेज भी सारे अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, PYQ एज वेल एज द फाउंडेशन कोर्स। तो जो भी आपको प्रॉब्लम लगे विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स 2024 आप रजिस्टर कर सकते हो इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो भी आपकी दिक्कत होंगी विल ट्राई टू हेल्प यू थ्रू द मेंटरशिप सेशंस। वी गोइंग टू हैव रेगुलर सेशन इन मार्च, अप्रैल, इवन द फर्स्ट फ्यू वीक्स, है ना, एटलीस्ट टिल 15th of May वी कैन हैव सम रेगुलर सेशन विद ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो अगर आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हो तो यू कैन जस्ट रजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू दैट। एक चीज़ का ध्यान रखना, पूरी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। वो करेज आपको बार बार दिखानी पड़ेगी, हार नहीं माननी है। बिकॉज अगर हार मान जाओगे ना एक बारी में तो फिर वो दिक्कत बन जाती है, फिर तो पढ़ाई करना ही बेकार है इस चीज़ के लिए। आपको डेली बेसिस पे विक्ट्री चाहिए, and that victory is going to come if you have a schedule, if you have a specific kind of setup for yourself, और आपकी जो पूरी स्ट्रेटजी है वो मतलब सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके बनी हुई होनी चाहिए। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अवेयर अबाउट ऑल द बेसिक थिंग्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप इस चीज़ पे फोकस करिए, कोई भी दिक्कत आती है रजिस्टर करिए उसके लिए, ठीक है। तो इस पे फोकस करो। कोई भी आपको डाउट है यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, दीज कॉल द काउंसलर्स विल पिक देम अप एंड इवेंचुअली विल हेल्प यू आउट। यू कैन इवन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज इसमें बहुत एक अच्छी सीरीज हम अनाउंस करने वाले हैं। ऑल दोज एरियाज फ्रॉम वेयर यूपीएससी इज आस्किंग न्यू कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, उनके लिए हम बिल्कुल फ्री सीरीज हम लेके आने वाले हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड यू आर गोइंग टू लाइक इट बिकॉज वो आपके आराम से 10 से 20 नंबर तक बढ़ा देगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के आप अच्छे से एक बार तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू विल डू योर लेवल बेस्ट। एटलीस्ट कंपटीशन में अपना बेस्ट दोगे ना तो एक कैरेक्टर बिल्डअप होगा, और वो कैरेक्टर बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो कैरेक्टर तो देखो ये एग्ज़ाम ही बनाता है, वहाँ जाने के बाद तो हम धीरे धीरे ढल जाते हैं, ईजी हो जाता है। बट यहाँ का जो कैरेक्टर बिल्डिंग स्टेज है इसको एंजॉय करो, एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। कोई अननेसेसरी चीज़ों में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना है। अभी बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, एग्ज़ाम 8 से 10 घंटा डेली बेसिस अब तो देखो करना पड़ेगा। मैं भी खुद कहता हूँ कि यार 5-6 घंटा बहुत होता है, बट इन द लास्ट 2.5 मंथ यू हैव टू गिव योर हार्ट आउट। इस टाइम पे कोई मतलब डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक कि अब भी 6 घंटे में हो जाएगा, नहीं। जितना पॉसिबल है, अगर आप वर्किंग हो तो वीकेंड्स पे ज़्यादा स्लॉगिंग आपको करनी चाहिए, थोड़ा सा लेट नाइट तक स्टडी कर सकते हो। जस्ट 75 दिन की बात है, एंड देन इवेंचुअली यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेन्स ऑल्सो लेटर ऑन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।